स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख पा रहे हो ये क्या है। ये फिजिक्स का मॉडल पेपर है। जैसे आप लोगों को मैंने मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, ठीक है। और फिजिक्स का जो मॉडल पेपर है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अभी तक हिंदी वर्जन में नहीं अपलोड हुआ था, इंग्लिश वर्जन में अपलोड हुआ था। अब ये हिंदी वर्जन में अपलोड हुआ है और हिंदी वर्जन में अपलोड होने की वजह से एक दो क्वेश्चनों में देखिए त्रुटि भी आई हुई है, जो कि सिलेबस में नहीं हमको लग रहा है, वो भी एक दो प्रश्न में आए हुए हैं। उनके बारे में भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना, आपको ये पेपर हल करके जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ पर बोर्ड पेपर आने वाला है फिजिक्स का, वो बिल्कुल इसी प्रारूप पर आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करना सीखोगे, इसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, तो कुछ प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, है ना। तो देरी नहीं करेंगे और हम इस क्लास में आप लोगों को जो ये भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है कक्षा 12 का, इसके अभी सभी जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए क्वेश्चन में ज़्यादा जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। ये नहीं कि आप टिक करने वाला तो उतना ही बता देंगे। जितनी जानकारी हमसे हो पाएगी वो सारी जानकारी यहाँ पर देंगे, जिससे उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप टिक तो कर ले जाएं। बहुविकल्पी सारे प्रश्न बता देंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहीं पर सारे अभी हो जाएंगे। और जो आपका खंड सा है जिसमें 2 नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनको भी यहीं पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद बात रही 3 नंबर वाले, तो इनके कई क्वेश्चनों का सोल्यूशन का वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ और प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, सब 10-10 मिनट 15-15 मिनट के अंदर मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और आप तुरंत जो है जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं बस, ठीक। इन 2 दिनों में आप सबसे पहले जो प्लेलिस्ट में मैंने क्लासें प्रोवाइड की हूँ उनको आप कर डालिए, क्योंकि 2 दिन आप लोगों को हम बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको भी आप सभी लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चलिए हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कराते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कराएंगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि बार बार हमें प्रश्न लगाना पड़ता है और आपको समझाने में भी मुझे दिक्कत होती है। तो ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप लोगों को प्रश्न भी हो सकता है अच्छे से ना दिखाई पड़ रहा हो, तो इसीलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आप सभी लोगों को जो ये मॉडल प्रश्न पत्र है इसको सॉल्व कराता हूँ, उसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सॉल्व करा दूंगा। चलिए फिर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम आप लोगों को ले आए हैं भाई मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप अपना सभी जो है प्रश्न पत्र देख पा रहे हो भौतिक विज्ञान का, ठीक है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है। टोटल खंड कितने होते हैं? टोटल खंड जो होते हैं वो 5 होते हैं। आ, बा, सा, दा और या, इन 5 खंडों को हल करना रहता है। जो पहला खंड है वो बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। देखिए जब मैं क्लास 12 में था तो ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था, वहाँ पर शायद ये पूछा गया था कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य अधिकतम किसकी है, यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है। तो इसका मैंने एक फार्मूला बनाया था अपने दिमाग से भाई, ठीक, अच्छा लगेगा तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। इसका मैंने सूत्र बनाया था कि गांव, पहले लिख लीजिएगा कॉपी पर, गांव एक्सपर्ट देखकर, कौन सा भाई, गांव एक्सपर्ट देखकर, लिख लीजिएगा, गांव एक्सपर्ट देखकर अवनी छोटा रेडियो ले आए। क्या ले आए भाई? अवनी छोटा रेडियो ले आए, रेडियो ले आए। तो मान लीजिए यहाँ पर साइलेंट होता है, लेकिन याद करने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, गांव गा से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब गामा किरणें, ठीक है। यानी ये जो आपका देखिए गा का मतलब हुआ गामा किरणें, एक्स का मतलब हुआ एक्स किरणें, और पर्ड का मतलब क्या होता है भाई? पर्ड का मतलब यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से है। उसके बाद देख का मतलब दृश्य किरणें। उसके बाद औ लिखा है, आवा अवनी, औ का मतलब अवरक्त किरणें। फिर छोटा का मतलब सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म तरंगे। फिर रेडियो का मतलब रेडियो तरंगे। तो ये आपका जो ट्रिक लिखी हुई है, ये ट्रिक जो है ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर किसकी हो जाएगी? गामा किरणों की। उसके बाद एक्स किरणों की। फिर पर्ड का मतलब क्या है भाई? पराबैंगनी किरणों की। देख कर का मतलब दृश्य किरणों की। फिर अवनी का मतलब अवरक्त किरणों की। और छोटा का मतलब सूक्ष्म तरंगे। फिर रेडियो तरंगे, यानी सबसे अधिकतम जो तरंग दैर्ध्य होगी वो रेडियो तरंगों की होती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में भैया आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि
किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम मैंने बताया, गांव एक्सपर्ट देखकर उन्हें छोटा रेडियो ले आए। तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे पहले गांव बोला गया, गा फॉर गामा किरणें। तो गामा किरणों की विद्युत जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है भाई? न्यूनतम होती है। अधिकतम किसकी होती है? रेडियो तरंगों की, याद रखिएगा। लेकिन अगर यही ऑप्शन दे दिए जाते तब यही आप अपनी ट्रिक अपना लेते। गांव एक्सपर्ट देख कर अवनी छोटा रेडियो ले आए। तो छोटा सबसे बाद में आता कि नहीं, यानी इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य थी या सूक्ष्म तरंगे की, ये आपकी अधिकतम हो जाती इन चारों ऑप्शन में। लेकिन जब रेडियो तरंगे दी होती तो रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिकतम होती है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जो है इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। तो ये आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लिखा है कि एक गतिमान कण का संवेग p है। ठीक है, जब संवेग p है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपने पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू होता है भैया h अपान में p होता है। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h अपान में p, जहाँ h क्या होता है? प्लॉन्क कांस्टेंट होता है, p क्या होता है? संवेग होता है। लेकिन अगर संवेग के पदों में ना निकालें हम तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, h अपान में mv। लेकिन प्रश्न केवल ये बोला गया कि गतिमान कण का अगर संवेग p है तब तरंग दैर्ध्य आपकी लैम्डा बराबर h अपान p होगी, यानी तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? h अपान p। ठीक है, लेकिन आप इसको h अपान mv भी लिख सकते हो क्योंकि संवेग p बराबर क्या होता है? mv होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, किरचॉफ के दो नियम थे। प्रथम नियम को हम धारा के नियम के नाम से भी जानते हैं और भी कई नियमों के नाम से जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह पूछी गई कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है, वह किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में, इस नियम में क्या बताया गया कि जो आने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। या इसको दूसरी भाषा में ये भी बोला गया था कि आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो जाने वाली धाराओं के योगफल के क्या होता है भाई? बराबर होता है। इसी को हम धारा का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो जो द्वितीय नियम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आया है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का भैया द्वितीय नियम। और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रहेगा आप सभी को? जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएन संध डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या भैया? पीएन संध डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का क्या कारण है? तो उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण यहाँ पर यह होता है कि अल्पसंख्यक आवेश की उपस्थित होती है। अल्पसंख्यक आवेश, ठीक है। पीएन संध डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण यह है कि अल्पसंख्यक आवेश। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई। टाइम को लॉस नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट हमारा बहुविकल्पी है। यहाँ पर आपके बहुविकल्पी प्रश्न शायद 6 आती है, 5वां है। ठीक है, तो 5वां है, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक आवाहक होते हैं। मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर पूरी बात स्पष्ट किए दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे पूछा गया पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं। अगर अल्पसंख्यक पूछ लिया जाता है तो क्या करोगे प्रश्न में? तो यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप पहले जान लीजिए, पी टाइप है ना, सुन लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा भाई। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो कोटर होते हैं। पी टाइप में क्या होते हैं भाई? पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक भैया कोटर होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में। बात समझे? पी फॉर पॉजिटिव, कोटर पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखिएगा कि पी टाइप में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं और जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एन टाइप की, तो एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो आपके भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं भैया? कोटर होते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए, पहले पी टाइप बोला गया, तो पी टाइप में बहुसंख्यक कोटर होते हैं और उसके बाद एन टाइप में बहुसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे कोटर और इलेक्ट्रॉन वाला, कोटर और इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहाँ पर इन दो ऑप्शन में तो कुछ नहीं है, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं तीसरे और चौथे ऑप्शन की ओर। तो तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर भैया लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हो कोटर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? पी टाइप में आवेश वाहक जो बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं भाई? कोटर, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा आप सभी को?
जी बिल्कुल याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने इस लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न की ओर। लिखा है कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो मीटर सेतु की जो तार होती है, मैं देखिए इसके बारे में स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों को। जो मीटर सेतु का तार होता है ये मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है भैया? भैया मिश्र धातु का। मिश्र धातु का मतलब इसमें कई धातुएं जुड़ी होती हैं। अब कौन कौन सी धातुएं होती है नाम लिख लीजिएगा। इसमें होता है नाइक्रोम, लिख लीजिए भाई नाइक्रोम, और जो भी धातु मिल जाएगी उसी को टिक कर दीजिएगा। नाइक्रोम, मैग्नीन, है ना, मैग्नीन, और कौन सी धातु होती है? कांस्टेंट। ठीक है, 3 धातु होती हैं। मीटर सेतु का जो तार होता है मिश्र धातु का बना होता है। इसमें जो है नाइक्रोम, मैग्नीन और कांस्टेंट जो है आपकी धातुएं होती हैं मिश्र धातु में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ना तो आपका भैया नाइक्रोम कहीं ऑप्शन में है और ना तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीन तो है। मैग्नीन को यूरेका भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो आपकी इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको घायल कर देते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर भाई। हाँ ठीक, बिल्कुल समय को लॉस नहीं करेंगे भाई, आप परेशान मत होइए। देखिए हमारा अगला जो खंड आया है वो है हमारा खंड बा। कौन सा खंड भैया? खंड बा। खंड बा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। पहला है आपका वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। चलिए हम वामर श्रेणी की ओर ले चलते हैं आप सभी लोगों को। यानी लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, इन सब श्रेणियों को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। चलिए आपको हम ले चले थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए जो है सॉल्यूशन की पीडीएफ बढ़िया अच्छे तरीके से बनाई हुई है और इस पीडीएफ को हम प्रोवाइड भी कर देंगे भाई टेलीग्राम चैनल पर। क्यों परेशान हैं आप? ठीक है, देखिए भाई, तो पहला प्रश्न ये था कि वामर श्रेणी। तो वामर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि जब परमाणु किसी ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो वामर श्रेणी की बात हो गई। उसके बाद बात करें वामर श्रेणी के लिए जो n1 का मान होता है वो क्या होता है? 2 होता है, और n2 का मान 3, 4, 5 जो भी जिस हिसाब से निकालना होता है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया था कि जो वामर श्रेणी इसकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है। तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है। वामर श्रेणी की जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 3646 एंगस्ट्राम होती है, यानी 3640 एंगस्ट्राम होती है। और अगर बात करें हम वामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य की, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होती है उसकी 6563 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है भैया? 6563 एंगस्ट्राम होती है। अब ये नहीं कि मॉडल प्रश्न में यही पूछा गया है कि वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होती है तो आप इसी को रट लो। नहीं, आपको यहाँ पर जितनी भी श्रेणियां हैं लाइमर, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड, सबकी जो है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य और अधिकतम तरंग दैर्ध्य याद होनी चाहिए। तो वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है 3640 एंगस्ट्राम और अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है 6563 एंगस्ट्राम होती है। चलिए ठीक है, बड़े फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलिए फिजिक्स का प्रश्न पत्र अगेन हमें खोलना पड़ेगा और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो खंड बा था इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। देखिए ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और दोनों का जो व्यंजक है वो एक ही आता है। अवतल पृष्ठ के लिए निकालिए चाहे उत्तर पृष्ठ के लिए निकालिए। तो एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र देखिए भैया, इसके लिए हम क्या आप लोगों को बताएंगे तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम बता ही देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो दूसरा आंसर है खापाट। ठीक है, एकल गोली पृष्ठ के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n1/v माइनस n। ये देखिए मैंने सूत्र भैया गलत लिख दिया, यहाँ पर n1/v नहीं है, यहाँ पर n2/v। इसको सही कर लीजिएगा, n2/v माइनस का n1/u बराबर n2 माइनस n1 में r। या इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। देखिए इसका निगमन अच्छे तरीके से करना सीख लेना, या तो अवतल पृष्ठ के लिए या तो उत्तल पृष्ठ के लिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, तो याद हो गया आप लोगों को कि एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, या इसको ले सकते हो n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको तो तैयार हो ही गया होगा। ठीक है, पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे, पहले आप सुन तो लीजिए प्रश्न पत्र को, क्या हम बता रहे हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे हल करना है, पहले सुन तो लीजिए, धैर्य रखिए, अभी हल हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है ग नंबर, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। तो समस्थानिक को भी हम आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं। भाई समस्थानिक क्या होता है? आप लोगों ने समस्थानिक की परिभाषा तो अच्छी तरीके से पढ़ी है, इसको क्या समझाने की जरूरत है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने समस्थानिक के बारे में डिस्क्राइब कर दिया अच्छे तरीके से, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। हालांकि अगर हम बात करें
समस्थानिक की। तो सभी लोगों को पता है कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, आप देख सकते हो C12, C13, C14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक। इसमें क्या है, इसमें देख सकते हो कि जो परमाणु क्रमांक है वो सबका समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है भैया, भिन्न भिन्न है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि रेडियो एक्टिव किरणों की विवेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। मैंने आपसे बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, इस बार 30 प्रश्न के सिलेबस में कड़े हैं, फिर भी यहाँ पर प्रश्न पत्र में रखे हुए हैं। तो फिलहाल इनको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं इनकी विवेदन क्षमता का जो बढ़ता हुआ क्रम है उसको चलिए आप लोगों को हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव आपकी किरणें होती हैं, है ना, रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं वो पहले कौन कौन सी होती है ये तो जान लीजिए। तो रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा गामा होती हैं। कौन कौन सी होती है भैया, अल्फा बीटा गामा। आ गए यहाँ पर देखिए, अल्फा बीटा गामा होती हैं रेडियो एक्टिव किरणें। इनका जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं इनका जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये भी यहाँ पर हमने नोट कर दिया है कि एग्जाम में पूछा जाए ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम तब अल्फा बीटा गामा होता है। और अगर वेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा होगा। यानी सबसे कम जो वेदन क्षमता होती है वो अल्फा किरणों की होती है, उससे अधिक बीटा, फिर उसके बाद सबसे अधिक जो वेदन क्षमता होती है वो आपकी होती है गामा किरणों की। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि बीटा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो अल्फा किरणों से कितनी होती है, तो 100 गुनी होती है वेदन क्षमता। और जो गामा किरणें होती है इनकी वेदन क्षमता जो होती है वो बीटा किरणों से भी 100 गुनी होती है। और बीटा किरणों की जो वेदन क्षमता होती है वो किससे अधिक होती है, अल्फा किरणों से 100 गुनी होती है। तो इस चीज़ को भैया याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात थी। याद हो गई बात कि नहीं याद हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते फिर आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए बार बार हमें ओपन करना पड़ा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अगला प्रश्न ये है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है भैया। देखिए भाई ये तो आप सभी लोग पढ़ चुके हो कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है जी। परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए उनकी प्लेटों के बीच। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा कारण नोट कर दिया क्योंकि कभी कभी ये क्या कारण क्या होता है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो भरने से इसके प्लेटों के बीच उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो इसके अंदर जो प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है वो कम हो जाता है और प्लेटों के बीच विभवांतर कम होने की वजह से जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि C बराबर आपने पढ़ा है Q/V। यहाँ पर जो धारिता होती है वो विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है और अगर विभवांतर का मान घटेगा तो जाहिर सी बात है कि धारिता का मान बढ़ेगा क्योंकि विभवांतर यहाँ पर धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर का मान अगर घट रहा है तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप सभी को पता चल गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत जब पदार्थ रखते हैं तो विभवांतर का मान घट जाता है और संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। ये कारण था। ठीक है, चलिए बढ़ें अपने प्रश्न पत्र की ओर और बढ़ते हैं इस खंड के अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में ये आपसे बोला जा रहा है कि AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। AND गेट के लिए प्रतीक, आपको जो AND गेट है ठीक है इसका प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी बनाना है। देखिए इसके मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर गेट वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी और यदि आप एक 11 मिनट का वीडियो है, एक 15 मिनट का वीडियो है और उन दोनों वीडियो को आप देख लेते हो, गारंटी है कि आप गेट से आने वाले प्रश्न को आप जो है हल कर लोगे एग्जाम में। हालांकि जो गेट है देखा जाए तो इस बार के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब क्या करें भाई, यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र में दिया है तो आ भी सकता है, इसलिए यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम बताते हैं आपको AND गेट की सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक, है ना, कैसे आपको लिखना है। देखिए इसका क्या होता है, पहले AND गेट होता क्या वो बता देते हैं आपको। AND गेट क्या होता है, यह एक ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेश चर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर A और B निवेश इनपुट और एक निर्गत चर Y होता है, इसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, ये AND गेट होता है। AND गेट का ये प्रतीक इसको बनाना जान लीजिए। ठीक है, और भी जो OR गेट है, NOR गेट है, उसका भी प्रतीक आप लोग जान लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो AND गेट है इसमें क्या होता है, 2 आपके निवेश चर होते हैं A और B और इसमें एक निर्गत चर होता है Y। तो ये हो गया
AND गेट का क्या भैया प्रतीक। और इसके बूलियन व्यंजक की बात करें तो इसका बूलियन व्यंजक होता है A.B = Y। इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है A&B = Y पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, A&B = Y पढ़ते हैं। अगर हम इसके सत्यता सारणी की बात करें तो सत्यता सारणी तभी बन पाती है जब इसका हम क्या बनाते हैं, परिपथ आरेख बनाते हैं। तो परिपथ आरेख यहाँ पर देखिए बना दिया, ये आपकी बैटरी लगी हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 कुंजी हमने जोड़ी है श्रेणी क्रम में। यहाँ पर हमने एक क्या आउटपुट यानी बल्ब लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने सारणी बनाने के लिए इनपुट लिखा और आउटपुट लिखा। अब यहाँ पर इनपुट आउटपुट लिखेंगे, देखिए कैसे। जब हम क्या करेंगे, पहली कुंजी भी खुली रहने देंगे और दूसरी कुंजी भी खुली रहने देंगे। तो खुली रहने को हम 0 से लिखते हैं। तो जब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो जब ये खुली रहेगी कुंजी तो आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं। और जब आगे करंट नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात बल्ब हमारा नहीं जलेगा, यानी आउटपुट जो प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया मैंने, दूसरे स्टेप में हमने कुंजी जो A थी उसको मैंने बंद कर दिया। बंद को हम A से लिखते हैं, लेकिन कुंजी B को हमने खोल दिया। तो जब इसको बंद किया तो धारा यहीं तक तो रह जाएगी, B के आगे तो जाएगी नहीं। और जब जाएगी नहीं तो ये बल्ब फिर नहीं जलेगा, यानी आउटपुट में फिर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हमने 0 लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन में मैंने क्या किया कि जो ये पहली वाली कुंजी थी इसको खुला छोड़ दिया और दूसरी वाली को बंद कर दिया, तब भी यहाँ तक धारा नहीं पहुंचेगी और बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर 0 लिख दिया। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। और उसके बाद चौथी स्थिति में मैंने क्या किया, दोनों कुंजियों को बंद कर दिया। और दोनों कुंजियों को बंद कर दिया तो धारा यहाँ से होते होते यहाँ पर बल्ब तक आ गई और इधर से धारा गई। इस प्रकार आउटपुट प्राप्त होने पर यह बल्ब जलने लगेगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिया गया। बात समझ आई कि नहीं समझ आई। इस तरीके से सत्यता सारणी आपको बनाना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सत्यता सारणी जो है बनाना बताया है सभी गेटों की। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इस तरीके से जो हमारा ये खंड बा था ये आपका सॉल्व होता है। अब हम बढ़ते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न की ओर, है ना। यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न भी आपको इस वीडियो में हल करा देंगे। आप सभी लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको हम थोड़ा सा आप लोगों को अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। वीडियो सोल्यूशन भी आपको देंगे। देखिए लिंक आपको एक दी जा रही है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है आपको। उसमें सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है ओवरऑल चैप्टर के, और जो अभी नहीं कराएं वो कराएंगे। ठीक है, कराएंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देखिए जो खंड सा है आपका, कौन सा भाई, खंड सा। तो खंड सा का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। यह प्रश्न 2 अंकों में पूछा गया। 2 अंक तभी मिलेंगे जब आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखोगे तो 1 अंक मिलेगा, और जब ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का अर्थ लिखोगे तो 1 अंक और मिलेगा। टोटल 2 अंक मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको समझा देते हैं, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है भाई वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैंने दिखाया है। वैद्युत फ्लक्स की देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं भैया, हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स को भैया हम φe से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भैया, φe से लिखते हैं। ठीक है, सभी को पता होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सभी को बताई भी थी जब मैंने क्लास ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि किसी बंद सतह से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, बंद सतह से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकले, कोई एक सतह है और वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो इसके बाहर की ओर निकले, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है भैया, धनात्मक होता है। और जब अंदर की ओर जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है भैया, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ऋणात्मक होने का मतलब समझ गए कि वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कब होता है, जब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे जो आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, कोई काल्पनिक पृष्ठ होता है। तो जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक। और जब बाहर की ओर जाती हैं यानी निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो इस खंड का पहला प्रश्न था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है ये भी जान लिया, और वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं ये भी जान लिया। इसका मात्रक वेबर भी होता है भैया, है ना। ऋणात्मक धनात्मक दोनों वैद्युत फ्लक्स का मतलब जान लिए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं खा नंबर की ओर। खा नंबर में बोला जा रहा है कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो इस प्रश्न को अगर ना हल कर पाओ तो भैया बेकार है, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या बताया जाए, इसमें आपको पहले धारा दी गई है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, धारा लिख लोगे। धारा 5 एम्पीयर दी गई, 5 एम्पीयर लिख लिया। समय आपको 1 मिनट दिया गया था, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान निकालना है। सूत्र लगा के दोगे आवेश की परिभाषा से Q बराबर Ne, और Q बराबर IT भी तो पढ़ा है, तो Q के बराबर IT रख दिया, इक्वल टू Ne। हमें n का मान निकालना है, n को रोक लिया और बाकी उधर 75 कर दिया, तो ये हो गया IT/E। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, वो मैंने मान रख दिया यहाँ पर। और
आप देख सकते हो आई का मान 5 था और ये यहाँ पर देखिए मैंने 600 लिख दिया, देखो गलती से ये 60 सेकंड है तो ये 600 हटा दीजिएगा। अब ये 600 नहीं होगा, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तब यहाँ पर 0 पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट आपको नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 उसके बाद 2 0 2 यानी 3000 हो जाएगा, बटे में 16 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1.875 गुणे 10 की घात 21 आएगा। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। समझ गए होंगे, नॉर्मल सा न्यूमेरिकल था, आप सभी लोगों को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर बताने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। ठीक, अच्छा 10 का न्यूमेरिकल था भैया, अगर आप ना समझ पाए तो बेकार है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस खंड के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए हम नहीं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया है और बामर श्रेणी के बारे में ही बताया। यहाँ पर पूछा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। ठीक है, बामर श्रेणी पढ़ लीजिएगा, रिडबर्ग नियतांक के पदों में आपको क्या लिखना है, उसकी तरंगदैर्ध्य लिखना है, लिख लोगे आप सभी लोग। ये क्वेश्चन मैं आप सभी पर छोड़ रहा हूँ। बढ़ते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है। चलिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का हम व्यंजक बता देते हैं, अभी मैंने बताया भी है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है। ये आपका हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv मैंने बताया, h/p बताया। जहाँ लैम्डा क्या होती है भाई, तरंगदैर्ध्य होती है, h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, m क्या होता है, m कण का द्रव्यमान और v कण का वेग होता है। तो ये होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv या h/p। तो जो ये मॉडल प्रश्न पत्र था इसका मैंने हल भी आप सभी को दिया है और अभी जो है आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, देखिए उनका अलग अलग वीडियो ही आपको दिया जा सकता है, क्योंकि बड़ा वीडियो आप सभी लोग फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सभी जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनका वीडियो सोल्यूशन मैं दूंगा। जो भी न्यूमेरिकल है, अब मैं न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करूंगा। 2020 में जो पेपर आया था उसमें न्यूमेरिकल में बच्चे ज़्यादा मार्क्स खा रहे थे, तो न्यूमेरिकल में इस बार मार्क्स नहीं खाना। न्यूमेरिकल अभी जो है आप लोगों की क्लासें शुरू कर दी जाएंगी, आपको 3 से 4-5 क्लासें दी जाएंगी न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल पूरा पोर्शन खत्म कर दिया जाएगा। न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं, डेरिवेशन तैयार कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उनकी क्लासें आप सभी लोगों को लगातार दी जाएंगी। बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्लासें आपको कुछ प्रोवाइड की जाती हैं। सब फिजिक्स की क्लासें वहीं पर प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इस समय विद्यार्थी चूंकि इस चैनल पर ज़्यादा है, इसलिए मैं इस चैनल पर आपको क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये था यूपी बोर्ड का ओरिजिनल पेपर, ठीक है, इसको मैंने हल कराया और अभी जो पार्ट बचा उसको आगे के जो है वीडियो में हल कराऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।